नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनाइटेड स्टेट्स के सैंक्शंस के बारे में। हाल ही में ये खबर आई है कि यूनाइटेड स्टेट्स यूएसए ने प्रतिबंध लगाया है कुछ आईसीसी ऑफिशियल्स के खिलाफ। आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के कुछ कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ उन्होंने प्रतिबंध लगाए हुए, उनके एसेट्स फ्रीज कर दिए, उनका वीजा बैन कर दिया है। तो हम लोग इसके ऊपर व्यापक विश्लेषण करेंगे। आज देखेंगे कि इसका क्या इंप्लीकेशन होगा। इनफैक्ट ये डेवलपमेंट हो चुकी है जून में, इसके ऊपर काफी सारी कमेंट्री है। हाल ही में सुहासिनी हैदर का आर्टिकल आया था द हिंदू में, जहां पे उन्होंने कहा है कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो इस वीडियो हम पहले तो देखेंगे कि आईसीसी है क्या, उसके बाद इस पूरे विषय पर एक चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन आईडीज पर। राहुल साई 222, इस पे मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, 9000 सब्सक्राइबर्स है उस पे, और हर दिन मैं एमसीक्यूज भी पोस्ट करता हूं, विच आर वेरी रिलेवेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अलावा स्टडी आईक्यू हैज ब्रॉट प्रीलिम्स एंड मेंस कोर्स फॉर यू फॉर 2021। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। तो चलिए पहले तो खबर देखते हैं कि हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हैं कुछ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ऑफिशियल्स के ऊपर, और वो सैंक्शंस इंक्लूड करते हैं एसेट फ्रीज, मतलब जो भी उनके यूएस डॉलर्स में अकाउंट है, जो भी उनके एसेट्स है उसको फ्रीज कर दिया है। उसके अलावा वीजा बैन लगा दिया गया है दो ऑफिशियल्स के खिलाफ। वो कौन है दो ऑफिशियल्स? एक है मिस फताह बेंसौदा। फताह बेंसौदा एक आईसीसी की प्रोसिक्यूटर है, वकील है, जो केस लड़ती हैं इंडिविजुअल्स के खिलाफ आईसीसी की तरफ से, बेसिकली जिन्होंने भी क्राइम किया है ह्यूमैनिटी के खिलाफ, उनके खिलाफ वो केस लड़ती हैं। उसके अलावा एक और है फकीसो मोचोचोक, वो आईसीसी के हेड ऑफ जुरिस्डिक्शन है, जिन्होंने फताह बेंसौदा की मदद की थी इन्वेस्टिगेट करने में कि क्या अमेरिकन फोर्सेस और अमेरिकन जो इंटेलिजेंस एजेंसी है सीआईए, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी उनकी, क्या उन्होंने वॉयलेट किए हैं ह्यूमन राइट्स इन अफगानिस्तान। तो यूएस ने इसके लिए इन लोगों पे सैंक्शन लगाया। इनफैक्ट यूएस की जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है माइक पोम्पेयो, उन्होंने तो ये कहा है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, वो कहते हैं इट इज अ थरोली ब्रोकन एंड अ करप्टेड इंस्टीट्यूशन। तो अगर किसी अंतरराष्ट्रीय जो संस्था है उसकी कोई इस तरह आलोचना करता है, वो भी यूएस, और उनकी यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, तो एक सवाल ही उठ जाता है अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं पर, इंटरनेशनलिज्म पर, मल्टीलैटरलिज्म पर। तो हम लोग आज इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आईसीसी के बारे में। देखिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो रोम स्टैट्यूट के तहत बना है। रोम स्टैट्यूट मतलब एक रोम में का एक अग्रीमेंट है जो साइन किया गया है 120 देशों द्वारा, 1988 में साइन किया गया था। इसका बेसिक इंटेंशन ये था कि हम लोग इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस लाएंगे। मतलब अगर कोई इंसान है, इंडिविजुअल, मैं रिपीट कर रहा हूं, इंडिविजुअल, कोई देश नहीं, अगर कोई इंडिविजुअल है जिन्होंने ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम किया है, तो उनको जजमेंट या उनको पनिशमेंट देने के लिए आईसीसी बनाने के लिए 1988 में रोम स्टैट्यूट लाया गया। लेकिन उस स्टैट्यूट में यह लिखा गया था कि जब तक 60 कंट्रीज उसको रैटिफाई नहीं करेंगे, मतलब जब तक 60 कंट्रीज ये नहीं बोलेंगे कि हम आईसीसी की जुरिस्डिक्शन को मानेंगे, तब तक आईसीसी नहीं बन सकता था। 2002 में 60 रैटिफिकेशंस कंप्लीट हो गए और 2002 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को स्थापित किया गया। और ये ध्यान रखने की बात है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो रेट्रोएक्टिव जुरिस्डिक्शन नहीं करता है, मतलब जो पीछे क्राइम हो चुके हैं 2002 से पहले, उसके ऊपर कोई केस नहीं होगा। 2002 के बाद जो भी होगा उसके लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में आप केस फाइल कर सकते हैं। जिस डेट पे वो बना है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, उस डेट के बाद ही आप केस ला सकते हैं। इनफैक्ट ये एंटायर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बातें किस लिए शुरू हुई? क्योंकि रवांडा में जेनोसाइड हुआ था। रवांडा एक अफ्रीकन कंट्री है जहां पे लाखों लोगों को मार दिया गया था, एक ट्राइब के लोगों को मार दिया गया था दूसरे ट्राइब ने, जो रूलिंग पार्टी या रूलिंग में थे, तो उनको सजा देने के लिए आईसीसी लाया गया था। लेकिन ये बहुत ही दुख भरी बात है कि रेट्रोएक्टिव आप एक्शन नहीं ले सकते, तो रवांडा का केस आईसीसी में नहीं लाया गया था। इसके अलावा जब हम लोग आईसीसी की बात करेंगे, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में, उसकी दो लैंग्वेजेस है वर्किंग की, इंग्लिश और फ्रेंच। और आईसीसी का हेडक्वार्टर्स है हेग द नेदरलैंड। नेदरलैंड आता है यूरोप में। इसी हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का भी हेडक्वार्टर्स है। और रोम स्टैट्यूट के तहत आप किस तरह के केस ला सकते हो? एक केस तो है क्राइम ऑफ जेनोसाइड जो रवांडा में हुआ था, उसके अलावा कोई भी क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी आप करोगे, या फिर जंग के दौरान कोई आप क्राइम करोगे, हीनस क्राइम्स करोगे, रेप एटसेट्रा, या फिर क्राइम ऑफ एनी अग्रेशन अगेंस्ट इंडिविजुअल फ्रॉम सम अदर कंट्री, उसके लिए भी हम लोग इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जा सकते हैं। और
याद रखना है कि इंडिया इज नॉट अ पार्टी टू रोम स्टैट्यूट, तो इंडिया नहीं मानता है रोम स्टैट्यूट को, इंडिया नहीं मानता है जुरिस्डिक्शन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की। मतलब अगर कोई इंडिया के किसी इंडिविजुअल के खिलाफ केस कर दे जेनोसाइड एटसेट्रा के लिए, तो इंडिया खुद ही जुरिस्डिक्शन नहीं मानता है, तो इसको याद रखना है। और मेरा पर्सनल ये मानना है कि हमको ये डिस्कशन बहुत जरूरी है कि क्योंकि स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं आईसीसी और आईसीजे के बीच। पहले तो याद रखना है आईसीसी क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, और आईसीजे इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये जो आईसीजे है ये आईसीसी के बहुत पहले बना है, 1946 में बना है। इनफैक्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है, एक मेन विंग है, इसका भी हेडक्वार्टर्स हेग में ही है, याद रखना है इसको। और सबसे जरूरी चीज ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आप कंटेंशियस इश्यूज बिटवीन पार्टीज ला सकते हैं। पार्टीज यूनाइटेड नेशन में कौन है, पार्टीज यूनाइटेड नेशन में देश हैं, तो इसका मतलब है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत बनाम किसी और का केस होगा। जैसे आपको याद होगा कुलभूषण जाधव का केस चल रहा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जिसका हेडक्वार्टर्स भी हेग नीदरलैंड में है, वहां पे क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इंडिविजुअल्स का होता है। इंडिविजुअल्स जो जेनोसाइड करते हैं, इंडिविजुअल्स जो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी करते हैं, क्राइम ऑफ अग्रेशन करते हैं, वॉर क्राइम्स करते हैं। ये बहुत जरूरी चीज याद रखना है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूनाइटेड नेशन फंडेड है, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मेनली इश्यूज आती हैं सॉवरेनिटी से रिलेटेड, बाउंड्री से रिलेटेड, मैरिटाइम डिस्प्यूट से रिलेटेड एटसेट्रा। लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इंडिविजुअल्स के खिलाफ आप केस कर सकते हो, और ये यूनाइटेड नेशन की बॉडी नहीं है, यूनाइटेड नेशन से लेकिन जुड़ी हुई है। इट हैज गॉट कनेक्शन, इट इज नॉट यूएन फंडेड, it is not under United States. I'm repeating, International Criminal Court is not under United Nations. तो चलिए डिस्कशन पे वापस आते हैं और देखते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में जहां पे प्रतिबंध लगाए गए हैं यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा, तो वहां पर हम लोग देखेंगे कि इन्वेस्टिगेशन क्या हुई थी। इन्वेस्टिगेशन में फताह बेंसोदा, मिस फताह बेंसोदा जो हैं, उन्होंने ये पहले तो कहा था कि 2017 में उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी कि वो चाहती हैं कि इन्वेस्टिगेट करें वॉर क्राइम्स, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स और टॉर्चर इन अफगानिस्तान, नॉट जस्ट बाय यूएस। आपको याद रखना है कि केवल यूएस के खिलाफ वो केस नहीं कर रही हैं। अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जब मैं यूएस की बात कर रहा हूं, तो उन्होंने किसके खिलाफ केस किया है, यूएस के कुछ ऑफिशियल्स हैं, यूएस आर्मी के ऑफिशियल्स हैं, यूएस सीआईए के ऑफिशियल्स हैं, उनके खिलाफ केस किया गया है वॉर क्राइम्स और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स का। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम सिर्फ यूएस का इन्वेस्टिगेट करेंगे, उन्होंने कहा था हम यूएस का इन्वेस्टिगेट करेंगे, हम तालिबान को भी इन्वेस्टिगेट करेंगे, अगर कोई इंडिविजुअल है तालिबान के इंडिविजुअल के ऊपर केस करेंगे, अफगान फोर्सेस का भी अगर कोई है तो उनके ऊपर भी केस करेंगे। और उन्होंने अभी हाल ही में 2020 में प्री ट्रायल सबमिशंस में उन्होंने ये कहा है कि 2003 से लेकर यूएस आर्मी के जो मेंबर्स हैं, यूएस सीआईए के जो मेंबर्स हैं, उन्होंने काफी ज्यादा क्राइम्स कमिट की हैं। उन्होंने ये कहा है टॉर्चर किया है लोगों का, उन्होंने लोगों को क्रूअल ट्रीटमेंट दी है, और इसीलिए हम लोग इंडिविजुअल्स फ्रॉम यूएस आर्मी, इंडिविजुअल्स फ्रॉम सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, इनको हम लोग ट्राई करना चाहते हैं और इनको सजा मिलनी चाहिए। जैसे ही बेंसोदा ने प्री ट्रायल सबमिशन में ये कहा, इनके ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिए, प्रतिबंध लगा दिए, इनके सारे एसेट फ्रीज कर दिए और इनका वीजा बैन कर दिया। इसकी कड़ी आलोचना हुई है। सबसे पहले तो आईसीसी से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने करेक्टली कंडेम किया है यूनाइटेड स्टेट्स के सैंक्शंस को। उसके अलावा अगर हम लोग वर्ल्ड का रिएक्शन देखें तो सारे नेशंस, ऑलमोस्ट सारे इंस्टीट्यूशंस ने यूएस की आलोचना की है, उनका खंडन, इस डिसीजन का खंडन किया है। यूनाइटेड नेशंस ने किया है, यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि प्लीज आप ये सैंक्शंस हटा दीजिए। 15 में से 10 जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट, उसमें से टोटल 10 लोगों ने इसकी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि प्लीज सैंक्शंस रिवर्स करा दे। इसके अलावा बहुत सी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, बहुत लोगों ने इसकी काफी आलोचना की है और कहा है कि यूएस को सैंक्शंस वापस लेने चाहिए जल्द से जल्द। तो चलिए इसकी थोड़ी सी व्यापक विश्लेषण करेंगे कि क्या यूएस का ये जो डिसीजन है प्रतिबंध लगाने का, क्या ये सही है या गलत है, या इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। इसमें काफी प्रॉब्लम्स है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डबल स्टैंडर्ड है यूएसए की। एक तरफ यूएसए ये कहता है कि चाइना ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है,
वो कहता है कि चाइना अपनी जिनजियांग और तिब्बत रीजन में बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है। तो अगर आपके ऊपर सवाल उठाया जाता है आईसीसी की तरफ से, जहां पे आईसीसी की जो प्रोसिक्यूटर थी बेंसोदा, उन्होंने प्री ट्रायल सबमिशन में ये भी कहा कि हमारे पास प्रूफ भी है, इनिशियल प्रूफ भी है ये बताने के लिए, तो अगर आपकी आलोचना हो रही है कि आप भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहे हो, तो आपका रिएक्शन ये क्यों आ रहा है? इज इट नॉट डबल स्टैंडर्ड्स? ये यूएस का डबल स्टैंडर्ड नहीं है कि एक तरफ आप आलोचना करते हैं चाइना की कि वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन करते हैं, हम डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, हम ह्यूमन राइट्स में बिलीव करते हैं, और जब आप पे प्रश्न उठता है तो आप खुद ही सैंक्शन लगाते हो। क्या ये काउंटर प्रोडक्टिव नहीं है? फिर आपकी बात कौन मानेगा? ये तो यूएस की आलोचना होगी। इसके अलावा अगर आप इसका इंप्लीकेशन देखें, सबसे बड़ा इंप्लीकेशन ये होगा कि अभी बहुत सारे देश यही करने लगेंगे। और ये आयरॉनिकल है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो एक फाउंडिंग मूवमेंट में था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ फाउंडिंग मेंबर था। इनफैक्ट जो मैंने बताया आपको, रवांडा में जो जेनोसाइड हुआ था उसके खिलाफ यूएस ने एक मोर्चा उठाया, एक मूवमेंट शुरू की, और उनकी ही इनिशिएटिव की वजह से आईसीसी आया। लेकिन यूएस खुद ही आईसीसी का पार्ट नहीं है, मतलब उन्होंने भी आईसीसी को रैटिफाई नहीं किया है। और अब जाकर अगर यूएस ऐसे करेगा तो मल्टीलैटरलिज्म का क्या होगा? हम लोग कह रहे हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाना है, मल्टीलैटरल वर्ल्ड बनाना है, तो इसका क्या होगा अगर यूएस यूनिलैटरल एक्शन ले रहा है? हम लोगों ने देखा कि चाइना ने ऑलरेडी किया है ऐसी चीज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के खिलाफ। इनफैक्ट उन्होंने आईसीजे ऑर्डर के खिलाफ भी किया है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के ऑर्डर के खिलाफ भी किया है, चाइना ने किया है। तो चाइना से तो उम्मीद की भी जा सकती है, लेकिन क्या यूएस से ये उम्मीद थी? उसके अलावा अगर आज यूएस ने इसको शुरू किया हुआ है, आपको नहीं लगता है कि कल जाके और भी देश ये शुरू कर देंगे कि हम लोग आईसीसी का जुरिस्डिक्शन नहीं मानेंगे? तो हमारा जो मुद्दा था इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस को लाना है, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना है, वो कहीं ना कहीं पानी में डूब जा रहा है। इसके अलावा सबसे बड़ा इंप्लीकेशन हम ये अब सवाल उठा सकते हैं, इज इट डेथ ऑफ मल्टीलैटरलिज्म? दिस पिक्चर एब्सोल्युटली डिपिक्ट्स मल्टीलैटरलिज्म। मतलब क्या? मल्टीलैटरलिज्म मतलब बहुपक्षीय डिस्कशन, जहां पे बहुत सारे पक्ष मिलकर डिस्कशन करते हैं, और इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि सब कुछ तहस नहस हो रहा है। और ये जो अभी यूएस का स्टेप है, इट वुड बी अनदर ब्लो टू मल्टीलैटरलिज्म। हम चाहते हैं कि वर्ल्ड में केवल, हम ये नहीं चाहते हैं कि यूएस ही केवल सारे मुद्दों की बात करे, नहीं, हम चाहते हैं कि हर देश की जिम्मेवारी बनती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना कंट्रीब्यूशन करे। इसीलिए हम मल्टीलैटरलिज्म की बात करते हैं। और ये एक ही स्टेप नहीं, यूएस का कई सारे स्टेप्स आए हैं जब से ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, तब से ऐसे बहुत सारे स्टेप्स आए हैं जहां पे उन्होंने कंटिन्यूसली वायलेट किया है मल्टीलैटरलिज्म के रूल्स, जैसे कि यूएन एजेंसीज के बाहर निकलना, ह्यूमन राइट्स को वो ना मानना। यूनेस्को से ऑलरेडी उन्होंने अपने आप को बाहर किया है, यूनेस्को की फंडिंग स्टॉप की है। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से ट्रंप ने कहा है कि हम पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में नहीं रहेंगे। इसके अलावा जो JCPOA साइन हुआ था, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ईरान में P5+1 जिन्होंने इस अकॉर्ड को साइन किया था, उसमें से यूएस ने कहा है कि हम पीछे आ जाएंगे और यूएस के ऊपर करेक्शन और ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि ये मल्टीलैटरलिज्म का क्या अंत है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हम सब के सामने बनता है। लेकिन अगर यूएस बैक ट्रैक कर रहा है, अगर यूएस मल्टीलैटरलिज्म में बिलीव नहीं कर रहा है, अगर यूएस इनवर्ड देख रहा है, तो ये मैं कह सकता हूं कि बाकी सारे देशों के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो खुद एक प्लेटफॉर्म पे आए और मल्टीलैटरलिज्म को जिंदा रखें। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।